Hello friends, welcome to our channel The Lie School. As per our previous promise to make another parts which is the base on Latin maxim for the point of examination is very important not only for BLLB LLB student but also who is preparing for judicial aspirant. That's why in this video we will explain Latin maxim with easy example in English along with Hindi. Hence you can't forget easily. That's why so stay tuned with us at last moment. Let's start without wasting time. First, परिपासु on an equal footing. इसका लिटरल मीनिंग है on an equal footing. It's mean when both parties are contribution are equally in any case. तो ये परिपासु यूज होता है. परिपासु हमारा इसका जो प्रिंसिपल यही है कि इक्वल फोर्स होना चाहिए. कोई ये पार्टी नहीं कह सकती कि हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक, बोथ पार्टी आर कंट्रीब्यूशन आर इक्वल फूटिंग पे. सेकेंड है रिस जुडिकाटा, ए केस विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. ऐसा केस जो ऑलरेडी किसी मैटर पे किसी इशू पे डिसाइडेड ऑलरेडी हो चुका हो, उसको रिस जुडिकाटा बोलते हैं. थर्ड है एड आइडम, मीटिंग ऑफ माइंड. मीटिंग ऑफ माइंड मेनली यूज इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बोथ पार्टीज आर इक्वली अंडरस्टैंड इन इक्वल फुटिंग कह सकते हैं. पहला भी हमारा मिलता जुलता है. तीसरा कि मीटिंग ऑफ माइंड मीन होता है व्हेन द बोथ पार्टी आर अंडरस्टैंडिंग इन प्रॉपर वे ईच टर्म्स एंड कंडीशन. इनको पता होनी चाहिए बिल्कुल क्लियरली विदाउट एनी इम्बिगिटी, अंडरस्टैंडिंग इन प्रॉपर वे. तो स्टेट ऑफ माइंड इन कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा यूज होता है. मतलब टर्म्स एंड कंडीशन हमारी कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है, उसका कंसेंट होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होनी चाहिए. तो स्टेट ऑफ माइंड भी हमारा मीटिंग ऑफ माइंड भी होता है, वो शुड बी क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन एवरी इन एनी कॉन्ट्रैक्ट. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टियों को उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है किसी मैटर में तो पूरा क्लियर होना चाहिए. फोर्थ है प्रो बोनो पब्लिको. इजी है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा मतलब एक्शन विच इज बेनिफिशियल फॉर पब्लिक तो उसको पब्लिक गुड बोलते हैं. पब्लिक को मीन पब्लिक, बोनो मीन गुड. फिफ्थ है लेटर रोगेटरी. लेटर रोगेटरी मीन होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कोर्ट टू ए फॉरेन कोर्ट. जब भी कोई कोर्ट दूसरी कोर्ट को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजती है कोई भी किसी भी एविडेंस को रिट्राइव करने के लिए या किसी भी फॉरेन कोर्ट को रिट्राइव करने के लिए, तो इसको जनरली कह सकते हैं कि इट इज ऑफन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल लीगल प्रोसीडिंग वेयर ए कोर्ट in one jurisdiction needs cooperation from a court in another jurisdiction. Clear? 6 है inter alia among the things. कह सकते हैं कि the court considered witness testimony, forensic evidence and required other evidence for to prove past evidence. It's mean कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये एविडेंस को प्रूफ करने के लिए या टेस्टिमनी करने के लिए अनदर एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती, तो वो इंटर आलिया मांग सकती है उस केस में. नेक्स्ट है 7 आर्बिटर डिक्टा. आर्बिटर डिक्टा मीन होता है थिंग्स विच आर सेट इन पासिंग पार्ट ऑफ जजमेंट. ठीक है. आर्बिटर डिक्टा रेफर्स टू ए नॉन बाइंडिंग स्टेटमेंट मेड बाय ए जज इन ए लीगल ओपिनियन. इट है प्राइमा फेसी. इट्स ए डेली यूज वर्ड है, इसको सबको मालूम होगा. ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक, प्राइमा फेसी मतलब हमें ऐसा लगता है कि बंदा गिल्टी है तो जज लोग उसको वो नहीं देते हैं, क्या बेल नहीं देते हैं. 9th है को वारंटो. को वारंटो मीन वाई बाई व्हाट अथॉरिटी. को वारंटो रिट है जो 5 रिट होती हैं उसमें से एक रिट है. पहला रिट क्या है हमारा हाबीज कॉर्पस, सेकेंड मंडमस, थर्ड है सेट्रियोरी और चौथा होता है को वारंटो एंड लास्ट है प्रोविजन. ये एक इस रिट में हम किसी भी ऑफिसर को उसकी अथॉरिटी या पावर को चैलेंज करते हैं. तो यूजुअली हम कह सकते हैं कि यूज टू चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ समवन क्लेम टू पब्लिक ऑफिसर और व्हाट क्वेश्चन द लीगैलिटी, उसकी लीगैलिटी. कैसे मान लीजिए कोई ट्रेन में हम जा रहे हैं और कोई पुलिस वाला जो पुलिस उसमें ट्रेन सुरक्षा वाले होते हैं, आरपीएफ बोलते हैं शायद, हाँ, वो आए और टिकट चेक करने के लिए, क्या उनकी अथॉरिटी है टिकट चेक करने की, तो हम उनसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे अगेंस्ट में को वारंटो हम ला सकते हैं.
टिकट चेक करने का अथॉरिटी किसके पास है? टीटी के पास है, ना कि पुलिस वाले का है। तो quo warranto मीन लीगली अथॉरिटी चैलेंज करने के लिए, लेजिटिमेसी द पावर टू एनी ऑफिसर। आपका इसके बाद 10th है आपका एक्स ऑफिसियो बाय वर्च्यू ऑफ वन ऑफिस। कोई भी अधिकारी है, कोई भी ऑफिसर है, तो उसके कुछ पार्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। उसके अधिकारी क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो भी होती है ना। तो सिग्निफिकेंस है राइट या प्रोवाइड्स दैट कम्स विथ ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एनी ऑफिस। उसके राइट एंड पावर को उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्स ऑफिसियो लैटिन यूज होता है। साइन डाई विदाउट ए डे। साइन डाई इज आल्सो यूज्ड मोर merely generally to describe the indefinite या postpone और suspension of an event या action without a set date for its resumption। इसके बाद हमारा 12 है उबी जस्ट अभी रेमेडम ईस्ट। ये तो साले वर्ड इतने खतरनाक है, इसके पूछूंगा। उबी जस्ट अभी रेमेडियम इट्स मीन, इसकी लिटरल मीनिंग है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज ए रेमेडी। इस पूरे मैक्सिम का ही हमारा बेस है, कह सकते हैं, लॉ का। जहां आपके अधिकारों का वायलेशन हुआ है वहां आप लाइबल हो कंपनसेशन या रेमेडी लेने के लिए। डेट्स इट, इसका ये मतलब है। पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी बेस है। 13 है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मीन आउटसाइड द पार बियॉन्ड द पार, यानी कोई भी अधिकारी ऐसा जो बियॉन्ड द काम कर ले, अपने पार्ट के अलावा, पावर के अलावा बियॉन्ड कोई भी हमारा काम अल्ट्रा वायरस काम करता है या कोई पावर मिसयूज करता है, इसको बियॉन्ड द पार बोलते हैं। इसके बाद 14 है पैक्टा सुन सर्वेंडा मीन्स ट्रीटी आर लीगली बाइंडिंग बिटवीन फॉरेन कंट्रीज। मेनली ये फॉरेन कंट्रीज पे यूज होता है। जब दो कंट्री कोई भी ट्रीटीज करती है तो ये लीगली बाइंडिंग होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस ट्रीटी को बोथ कंट्री शुड बी फुलफिल हाई प्रायोरिटी बेसिस पे। ठीक है। 15 है उबर राइम फाइट इन एटमोस्ट गुड फेट। 15 है उबर राइम फाइट मीन इन एटमोस्ट गुड फेट। ठीक है। मीन है कि द प्रिंसिपल ऑफ दिस लैटिन वर्ड रेफर टू द हाई डिग्री ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयरनेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पार्टीज इन्वॉल्व इन एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप होता है, बोथ पार्टियों को उसको फुलफिल करने के लिए हाई प्योरिटी, ऑनेस्टी या फेयरनेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी दोनों पार्टी चाहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड करते हैं कि ये हाई ऑनेस्टी और फेयरनेस होना चाहिए। तो उबर राइम फिर इन एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि एक दूसरे पे फेथ और उस फेथ को फुलफिल करना। 16 है वॉलेंटी नॉन फिट इंजरा डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट गिव नो कॉज ऑफ एक्शन। कोई भी एक्शन यदि आपको विलिंग पूर्वक करते हो, उसको ये मालूम है कि ये एक्शन हम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई भी हार्म हो सकता है, तो देयर इज नो राइट टू सू अगेंस्ट दैट पार्टी। ठीक। विलिंग पूर्वक कोई भी काम कर रहे हैं और इसका जानते हैं कि इसका रिवर्ट हो सकता है। जैसे सपोज दैट पड़ोसी में डॉग है और हम उसको मतलब मारने के लिए दौड़े, हमें लगता है कि ये काट भी खाएगा, कोई काम नहीं, मतलब उसकी गलती नहीं, हम जबरदस्ती उसको उंगली कर रहे हैं, और यदि वो काट खाता है तो हम उसके जो भी हमारा नेबर है, आपके पास राइट नहीं उसको सू करने का। इसका ये मतलब वॉलंटरी नॉन फिट इंजोरिया। ठीक है। इसके बाद है अलीबी। अलीबी बहुत ही यूज होता है इन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो है, सॉरी फ्रेंड्स आज थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, फीवर और कोल्ड भी है। ठीक है। अलीबी हमारा जो लैटिन मैक्सिम है, मोस्टली यूज इन क्रिमिनल लॉ पे यूज होता है। अलीबी मीन होता है अनदर प्लेस। कोई भी क्राइम ऐसा हुआ हो और हम वहां पे कहते कि हम नहीं थे, तो यदि आपके पास समझो मतलब कानपुर में कोई क्राइम हुआ, आप इलाहाबाद में थे या प्रयागराज में थे, नया नाम, तो अब उसके लिए हम बता सकते हैं कि भाई हमें पास अलीबी का राइट है। इन क्रिमिनल लॉ कह सकते हैं कि एन अलीबी इज ए डिफेंस स्ट्रेटजी in which a person claimed to have been somewhere often या other than the scene of the alleged crime at happened या at the time। उस टाइम जब भी कोई क्राइम हुआ हो, मान लो 3 बजे क्राइम हुआ है, आप 3 बजे आप इलाहाबाद में थे, क्राइम हुआ कानपुर में, तो आपके पास राइट है क्या, लैटिन मैक्सिम अलीबी की। एक क्रिमिनल लॉ में बहुत चीज होता है, कोई भी एक्यूज्ड या डिफेंस बचने के लिए कि हम भैया उस टाइम पे थे ही नहीं,
जब ये एक्शन हुआ या कोई क्राइम हुआ है एट द टाइम, उस टाइम पे हम थे ही नहीं वहां पे, हम कहीं और थे, पर उसका प्रूफ होना चाहिए। मान लिया ट्रेन में थे तो टिकट होनी चाहिए, प्लेन में थे तो एयरप्लेन की टिकट होनी चाहिए। 12 से 2 के बीच आप प्लेन में थे और कोई क्राइम हो गया हो तो पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये मतलब डिफेंस हैव अ राइट टू अलिबी। इसके बाद 18 आपका है एसेंसस मीटियम, द मीटिंग ऑफ माइंड। एसेंसस मीटियम मीन मीटिंग ऑफ माइंड इन कॉन्ट्रैक्ट में, मेनली ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट में यूज होता है। ये जो हमारा लैटिन है, कह सकते हैं कि दिस एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स ए क्लास क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बोथ पार्टीज मस्ट willingfully and knowing assets of these terms। ठीक, इसका मतलब यह है कि एक दो और पिछले भी आपको मिला था, वो भी मिलता जुलता है, स्टेट ऑफ माइंड या मीटिंग ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टी को प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग है उसके टर्म्स एंड कंडीशन को, और बोथ पार्टी विलिंग पूर्वक विलिंग है या नोइंग है उसको कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो हम एसेंसस मीटियम लैटिन यूज होता है। द मीटिंग ऑफ माइंड मतलब यही होता है कि दोनों पार्टी क्लियर है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में उसका टर्म्स एंड कंडीशन को, ठीक है, तो फुलफिल करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है और विलिंग पूर्वक है दोनों पार्टी, कंसेंट है प्रॉपरली। तो ये हमारा हो गया ठीक। 119 है डोली इनकैपेक्स। डोली इनकैपेक्स यूजली इसका जो लिटररी मीनिंग है इनकैपेबल ऑफ डूइंग हार्म, मतलब ये मेनली कहा जाता है कि जो बंदा है उसका वो कैपेबल ही नहीं है कोई क्राइम को करने के लिए। ऐसे कोई भी एक छोटा बच्चा है, सर्टेन एज होता है शायद 5 या 8 ईयर्स, उसके साथ कोई क्राइम हो जाए, कोई भी क्राइम को तभी मानते हैं उसका मेंटली इंटेंशन हो, और एक बच्चे को मेंटली इंटेंशन हो नहीं सकते कि हमें भाई इसको मारना है, ठीक है। तो इस जो ये लैटिफिकेशन मेन इस पर्पज का है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है कि इट इज ए प्रोजेप्शन, हम प्रोजेप्शन कर लेते हैं कि डेड चिल्ड्रन बिलो ए सर्टेन एज आर डीम्ड इनकैपेबल ऑफ फॉर्मेटिंग द रिक्विसाइट क्रिमिनल इंटेंट या मेंस रिया मेंटल इंटेंट टू बी हेल्ड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल। कोई भी सर्टेन एज का बच्चा है एज पर रूल्स ऑफ लॉ कि वो कैपेबल ही नहीं है किसी क्राइम को करने के लिए, और वो मेंटली या मेंस रिया नहीं है, मेंस रिया मीन मेंटल इंटेंट, मेंटली रूप से वो है नहीं काम करने के लिए, इंटेंशन नहीं है उसका, तो डोली इनकैपेक्स लगाया जाता है स्पेशली इन बिलो ए सर्टेन एज ऑफ किड्स, जो चिल्ड्रेन होते हैं उनके लिए होता है, इनकैपेबल ऑफ क्राइम होता है या इनकैपेबल ऑफ डूइंग हार्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 20 Ectory incumbent one's probandi, the burden of proof is on the in the plaintiff। अब जैसे कि एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारा ओनस प्रोबेंडी है यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ है, किस पे होता है, प्लेंटिफ पे, जो केस फाइल करता है उसको ये प्रूफ करना पड़ता है कि हमारा यहाँ पे वायलेशन ऑफ राइट, जो आपका राइट है ये हुआ है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना जो आप प्लेंटिफ हो। हाँ, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे है हमारा पीएमएलए जो अभी उस पर चल रहा है, क्या बोलते हैं नाम, जो दिल्ली का मनीष सिसोदिया पे, उसको प्रूफ करना है कि हम यहाँ पे पीएमएलए जो एक्ट होता है वो डिफेंस वाले को प्रूफ करना होता है, और बाकी जो मोस्टली है एक्ट वो जो प्लेंटिफ होता है उसको ओनर्स ऑफ जो ओनर्स प्रोपेंडी है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके कंधों पे होता है कि उसको प्रूफ करे। तो एक्टोरिया इनकम्बिट ऑनेस्ट प्रोपेंडी मीन होता है द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ एज पर एविडेंस एक्ट। 20 आपका जो 21 है ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया टू विलिंग पर्सन इंजरी एंड नॉट डन। तो मतलब ये मेन आपका जो लैटिन है इसका ये मतलब है कि ऐसा कोई भी इंजरी नहीं हुआ है फाइनेंशियल, जो आप विलिंग पूर्वक कोई काम कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल मतलब लॉस नहीं हुआ है, तो आप इसमें सू नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब वॉलंटी नॉट फिट इंजूरियस, ये तो आपको मोस्टली मालूम ही होगा। इसके बाद 22 है कॉर्पस
delicit, the body of crime. Corpus delicit, the body of crime. Corpus delicit is a fundamental in criminal proceeding. ये फंडामेंटल क्रिमिनल प्रोसीडिंग है. Would include evidence such as the victim body, the case of death, the cause of death and other relevant fact. कॉर्पस डिलिसिट मीन होता है, एक केस था मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्डर केस था 302 का. उस बंदे पे पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती, कोई होगा जिसका बंदा खत्म हुआ है, प्रेशर दिया हुआ, पैसे दिया किसी कारणवश और उसको बंद कर दिया गया. उसको मारा पीटा खूब, और जितने भी पुलिस वाले थे सबने ये कहा कि यही बंदा है, और डेड बॉडी किसी दूसरे की थी. मर्डर हुआ था जेंट्स का, मर्डर जेंट्स का हुआ है और बॉडी थी फीमेल की. आपको इसका पैरवी करने वाला, प्रोसीडिंग करने वाला था नहीं. इसके बाद दोबारा जब जांच हुई तो मालूम हुआ कि जितने भी पुलिस वाले थे वो फर्जी केस बना के उसको बंद कर दिया. किस बेसिस पे? कि उसका लास्ट कॉल उस बंदे से बात हुई थी. तो जो कॉर्पस बॉडी, जो बॉडी होती है, कॉर्पस मीन डेड बॉडी, कॉर्पस मीन होता है डेड बॉडी. तो डेड बॉडी ही आपको कॉज ऑफ एक्शन या कॉज ऑफ डेथ बता देगा कि ये कैसे सुसाइड हुआ है या कोई जहर खा के हुआ, किस टाइम पे हुआ है. तो इसका ये मतलब है कॉर्पस डिलिसिट, द बॉडी ऑफ द क्राइम. मतलब जो बॉडी ही वो क्राइम को बता देती है कि कैसा क्राइम हुआ है, एक बेस तैयार कर देती है. कह सकते हैं कि फंडामेंटल, ये हमारा क्रिमिनल केस का प्रोसीडिंग होती है. इज ए फंडामेंटल इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग वुड इंक्लूड एविडेंस सच एज द विक्टिम बॉडी, द कॉज ऑफ डेथ एंड द अदर रिलेवेंट फैक्ट. ठीक. नेक्स्ट है हमारा एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन सीट एरा. Exclamatory meaning, and act doesn't make a person quality unless there is a guilty mind. जब तक वो एक्ट, जब तक एक्ट है गिल्टी माइंड ना हो तब तक वो, मतलब गिल्टी माइंड होना चाहिए, मेन सीरा होना चाहिए उसमें, मेन सीट एरा, कोई भी एक्शन. एक्ट्स मीन एक्शन. एक्सक्लेटरी मीनिंग का है, एंड एक्ट डजंट मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज ए गिल्टी माइंड. जब तक नहीं, अनलेस मीन जब तक कि नहीं गिल्टी माइंड करना हो वो एक्शन क्राइम नहीं माना जाएगा. ठीक है. 20 इसके बाद हमारा है 24 इप्सो फैक्टो, बाय द फैक्ट इटसेल्फ. 24 जो लैटिन है, इप्सो फैक्टो, बाय द फैक्ट इटसेल्फ. कह सकते हैं कि इफ वन पार्टी ब्रीचेस ए कॉन्ट्रैक्ट इट्स मीन लॉस्ट सर्टेन राइट और प्रिविलेज आउटलाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट. कि यदि कोई पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में और उस पार्टी ने, एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया, तो पहले तो उसका प्रिविलेज ही खत्म किया कि आपने गलत किया है. आपका जो राइट है वही आपका, मतलब प्रिविलेज नहीं मिलेगा. ऐसे एक एग्जांपल ले सकते हैं NI 138 का, मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें यदि आपने चेक दिया है और चेक बाउंस हो गई, तो आप जो प्रिविलेज, यानी किसी कहीं ना कहीं आप रॉन्ग थे, चेक बाउंस कराया है, ठीक है, तो आपको जो प्रिविलेज राइट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. यानी कि ये माना जाता है कि आप गलत थे, कहीं ना कहीं गलत किया है. वो तो फिर प्रूफ करना पे हम गलत नहीं है, बात की बात है. तो यदि आपको NI एक्ट 138 का जो केस होता है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है 138 का, उसमें यदि चेक बाउंस हो गया तो ये प्राइमा फेसी माना जाता है कि ये चेक दिए तो कोई कारणवश दिए हो गए, तो कोई ऐसा देगा नहीं ना, और आपने बाउंस करा दिए हो तो गलत है, ये रॉन्ग है, इलीगल है इसका मतलब. ठीक. 25 का है एब नीशियो फ्रॉम द बिगिनिंग. एब नीशियो मीन फ्रॉम द बिगिनिंग. कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या कह सकते हैं कि कोई हिंदू कपल है, हिंदू मैरिज एक्ट में कोई हिंदू कपल है, और जो लड़का था ये उसकी दूसरी शादी थी, लड़की की पहली है. तो ये अब हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि बोथ पार्टी यानी बोथ कपल मैरिज नहीं होनी चाहिए. हाँ, यदि मैरिज भी है तो डाइवोर्स होना चाहिए. उसने डाइवोर्स लिया नहीं, तो ये जो हमारा केस है पहले से वाइडेबल है, वाइड है. तो एब निशियो मीन होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ही आपका कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी वो वैलिड नहीं है, तो फ्रॉम द एब निशियो मीन फ्रॉम द बिगिनिंग. नेक्स्ट है 26 एक्टस रियस गिल्टी डीड और गिल्टी एक्शन है, तो सबको मालूम है रियस मीन होता है गिल्टी या डीड, और एक्टस मीन होता है एक्शन. एक्टस रियस मीन कैसे, मेंस रिया गिल्टी माइंड, एक्टस रियस मीन होता है गिल्टी एक्ट, गलत काम. स्टार्टिंग से आपने मालूम है कि गलत है. 27 है ऑडी अल्टरम पैटर्न, नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड. इसका मतलब भी होता है कि ऑडी मीन हियरिंग,
अल्टरम पैटर्न मीन उस पैटर्न को, यानी कि कोई भी ऐसी चीज है कि बिना कोई पार्टी को सुने हुए डिसीजन देना, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों पार्टियों को बराबर प्लेटफॉर्म देते हैं, उसकी भी बात सुना जाता है। तो ऑडियम अल्टरम मीन होता है कि नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड, नो मैन शुड बी कंडेम्ड या adversely affected without being given a fair chance to be heard. सेकंड कह सकते हैं कि the right to be heard and the importance of a fair and impartial process in legal proceeding. लीगल प्रोसीडिंग के लिए दोनों पार्टियों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, तभी डिसीजन दे सकते हैं। जज क्या करते हैं, बोथ पार्टियों को प्रॉपर टाइम देते हैं। वो अलग बात है कि कोई पार्टी नहीं आई तो उसको एक्स पार्टी कर देते हैं, पर जो भी जज है, मजिस्ट्रेट है, गिवन ए प्रॉपर टाइम फॉर बोथ पार्टी, दोनों पार्टियों को सुनने के लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए, कम भी नहीं देना चाहिए टाइम। ठीक है, एड हॉक फॉर दिस पर्पस, एड हॉक फॉर दिस पर्पस या पर्टिकुलर पर्पस कह सकते हैं इसको। इसका लिटरल मीनिंग यही है कि फॉर दिस पर्पस या पर्टिकुलर पर्पस। एड हॉक कमेटी कैसे होती है, कोई कमेटी बनाते हैं, एड हॉक कमेटी may be formed to the address a particular issue or task and it is dissolved, wind up once its purpose is fulfilled. कोई भी कमेटी हम बनाते हैं किसी भी टास्क या कोई पर्टिकुलर इशू के लिए, और वो जो हमारा टास्क या पर्टिकुलर इशू है फुलफिल होता है तो उस कमेटी को डिसॉल्व कर देते हैं या वाइंड अप कर देते हैं। तो एड हॉक का मतलब वही है कि पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई भी कमेटी बनाई जाती है, एड हॉक मीटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है 29 एंटे, यानी कि बिफोर। एंटे मीन बिफोर या प्रायर। इसमें क्या है कि कोई भी कोई मतलब एंटे कह सकते हैं कि एंटे इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंड और शुड बी कंसीडर्ड बिफोर ए पर्टिकुलर इवेंट ऑफ टाइम। कोई भी एक ऐसा काम है कि आप कर रहे हो और उस समय इलीगल नहीं था, अब वो इलीगल है। कैसे, सपोज दैट आप कह सकते हैं कि कोई कॉफी फेंकना इलीगल नहीं है, बाद में इलीगल हो जाए तो आपने मतलब अधिकार है आपको डिटेन करने का। ठीक है, बिफोर द रूल्स कह सकते हैं। 29 का है एंटी मोर्टम, बिफोर डेथ। ये तो आप सबको मालूम होगा, एंटी मोर्टम या बिफोर डेथ मीन होता है एग्रीमेंट या विल या कॉन्ट्रैक्ट। बिफोर डेथ के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है उसको बोलते हैं एंटी मोर्टम, बिफोर डेथ। ठीक, लिटरल मीनिंग। 30 है एम्बिकस क्यूरे, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बोलते हैं इसको। एम्बिकस क्यूरे को, एम्बिकस मीन फ्रेंड्स होता है, क्यूरे मीन कोर्ट, यहाँ पे आपका कोर्ट होता है। कैसे, कोई भी जज है, ठीक है, और किसी एक्सपर्ट की राय चाहिए केस को डिसाइड करने के लिए, तो जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, लीगल का नॉलेज होता है, उनको फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, कैसे, एमिकस क्यूरी मीन्स is a individual or organization that is not a party to a case but offer expertise or information to assist the court in making decision. ठीक है, कोर्ट में डिसीजन, कोई भी जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस बंदा होता है जो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में उनको एक्सपीरियंस है, उनकी राय लेना या कोई इंफॉर्मेशन लेना, जरूरी नहीं कि कोई इंडिविजुअल हो, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो ये फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट माने जाते हैं। डी फैक्टो, इन फैक्ट सबको मालूम, डी यूरे राइटफुल या राइटफुल या वेरी या राइटफुल या बाय राइट, इजी है। इजडम्स जेनरिस ऑफ द सेम काइंड, ये कई बार पूछा गया है, तो इसका मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। कोई ग्रुप ऑफ या कह सकते हैं कि सेम काइंड या सेम नेचर का होता है। मान लीजिए कि मिस्टर श्याम है, वो राम के पास जाते हैं कि मुझे यूरोप घूमना है, तो राम ने उनको एक टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया कि आपको हम बाई प्लेन जाएंगे इंडिया से यूरोप, अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका गए, इसके बाद वहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो हम सुपर फास्ट जो भी, उससे हम आपको घुमाएंगे। श्याम ने समझ लिया कि जो हम यहाँ से जाएंगे प्लेन से, और मानो कैलिफोर्निया गए, कैलिफोर्निया से उनको बोस्टन जाना है, तो वो वहाँ पे ट्रेन से, मतलब ट्रेन वगैरह है उससे वो भेज दिया। बट राम को ये लगा कि जो सुपर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन तो जहाज ही होगा। ठीक है, इससे मतलब जहाज ही होगा, यानी कि एम्बिगिटी है।
तो जबकि एक एग्जांपल हम कैसे इसका लेते हैं, चलिए, मीनिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ वर्ड्स कह सकते हो, उसका दूसरी मीनिंग है मीनिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वेयर वन ऑफ द वर्ड्स इन एम्बिगियस और इनहेरिटेंट अनक्लियर। कोई भी ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन जो एम्बिगिटी हो, अनक्लियर नहीं, मतलब अनक्लियर हो। If a law refer to the automobiles, suppose the terms and condition है कि if a law refers to a automobiles, trucks, car, motor car etc. Of court might use, जो कोर्ट हो क्या करेगा, जो ये हमारा लैटिन में है एजिटम्स जेनरिस का लेट अप्लाई करेगा। टू होल्ड बिकॉज सच व्हीकल्स वुड नॉट इंक्लूड एयरप्लेन बिकॉज the list included only land based transportation, ना कि सुपरफाइज यानी कि बाई एरोप्लेन। एरोप्लेन इसमें इंक्लूड नहीं है, जो लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन हो वो इंक्लूड है। इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसा जो एम्बिगिटी या अनहेयर्ड हो, क्लियर ना हो, हम कुछ पार्टी दूसरा समझ लें तो उसको कोर्ट ये जो एजिडम्स जेनरिस का अप्लाई करती है। 34 है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स लिटरल मीनिंग बाय रीजन ऑफ ए सब्सिक्वेंट, बाय रीजन ऑफ ए सब्सिक्वेंट मीनिंग, या कह सकते हैं कि आफ्टर द फैक्ट। इट कम्स नॉट इलीगल टू स्पिल, इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज डैट किसी भी कंट्री में लिटरल मीनिंग जो प्रिंसिपल है इस लैटिन वर्ड का, इट वाज नॉट इलीगल टू स्पिल योर कॉफी व्हेन यू डिडंट इट बट देयर इज अ लॉ मेकिंग इट इलीगल and they are trying to arrest you for it. It's mean कि आपका कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा एक्स पोस्ट फैक्ट है कि उस टाइम पे वो इलीगल नहीं था बट अब वो इलीगल है, तो यू आर लाइबल टू दे आर, मतलब ट्राइंग टू अरेस्ट फॉर इट। कोई भी रूल्स ऐसा है जो पहले नहीं था इलीगल, अब वो इलीगल है, तो आप जान मतलब पकड़े जाओगे। 35 का है हबीज कॉर्पस। हबीज कॉर्पस इज अ रिट टाइप, पहले बता चुके हैं कि ए रिट टू हैव द बॉडी ऑफ ए पर्सन टू बी ब्रॉट इन बिफोर द कोर्ट। उसके अथॉरिटी कैसे, जेल अथॉरिटी को है कि इस भाई वो बंदा को 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट, यदि कोई पुलिस वाले ने किसी बंदे को डिटेन किया हुआ है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने पेश किया जाए। यदि वो पुलिस वाले पेश नहीं करते हैं तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट्स फाइल करेंगे किसका, हबीज कॉर्पस का। किसके अगेंस्ट में, उस पुलिस वाले के अगेंस्ट में। या ऐसा कह सकते हैं कोई बंदा गिल्टी था, मान लो सपोज 5 साल के लिए, 5 साल कंप्लीट करने के बाद भी उसको पुलिस वाले छोड़ नहीं रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोर्ट में हबीज कॉर्पस की रिट फाइल करेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। उसको बोलते हैं हबीज कॉर्पस बिफोर द कोर्ट, ठीक है। 36 है इंजूरिया नॉन एक्सक्यूसेट इंजेरियम। इंजूरिया नॉन एक्सक्यूसेट इंजूरियम, ए रॉन्ग डज नॉट एक्सक्यूज रॉन्ग, मतलब कोई गलत है तो उसको हम गलत ही कहेंगे ना, मतलब इंजूरिया इंजर्ड होता है, इंजूरिया नॉन एक्सक्यूसेट इंजूरियम, ए रॉन्ग डज नॉट एक्सक्यूज रॉन्ग, ठीक। कोई भी ऐसा मतलब ये क्या बोलते हैं, ए रॉन्गफुल कोई एक्ट है तो रॉन्ग ही रहेगा ना, उसको कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड द कॉन्सेप्ट दैट इवन इफ समवन हैज बीन रॉन्ग्ड और हार्म्ड दे डोंट हैव ए लीगल राइट टू रिटेलिएट विथ रॉन्गफुल एक्ट। आई फॉर एन आई या टिट फॉर टिट, तो देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ दिस लैटिन मैक्सिम टू प्रिवेंट साइकिल ऑफ रिवेंज एंड अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। इट्स मीन कि कहीं लड़ाई हो गई, मतलब किसी का मर्डर कर दिया वन पार्टी ने, अब उसके रिटेलिएट में दूसरी पार्टी ने भी मर्डर कर दे, तो इस जो साइकिल है रिवेंज को, इसको प्रिवेंट करता है ये हमारा जो 36 मैक्सिम है, इंजूरिया नॉन एग्जीक्यूट इंजूरियम, मतलब ये रॉन्गफुल डजंट एक्सक्यूज रॉन्ग। एक कोई गलत काम है और वो उसको एक्सक्यूज करके नहीं आपने किया तो मैं भी गलत काम करूंगा, इसका ये मतलब है कि उस जो हमारा लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है, टू प्रिवेंट करता है साइकिल ऑफ रिवेंज को, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। जो हमारा लॉ है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है साइकिल ऑफ रिवेंज को। मतलब दो पार्टी हैं एक दूसरे से किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में
एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, तो लॉ क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो बंदे ने गलत किया है तो मैं भी गलत करूंगा। ठीक भाई, कोर्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बिहाफ पे डिसाइड होगा ना। जरूरी नहीं कि टिट फॉर टिट, आई फॉर आई हो। आपने एक आंख निकाली तो मैं भी एक आंख निकालूंगा। तो ये जो हमारा 36 लैटिन मैक्सिम है, तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है, यही मेन प्रिंसिपल है कि दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस लैटिन मैक्सिम टू प्रिवेंट साइकिल ऑफ रिवेंज एंड अपहोल्डिंग द रूल्स ऑफ लॉ। 37 हमारा है इंजूरिया साइन डेमो, इंजरी विदाउट डैमेज। ऐसी डैमेज जो मतलब कोई इंजरी नहीं है और डैमेज ना हो, तो हम सू नहीं कर सकते हैं। कैसे? द हार्म इज मोर ऑफ ए वायलेशन ऑफ द लीगल राइट रेदर देन द कॉजिंग टेंजिबल डैमेज और लॉस। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस मैक्सिम मे नॉट बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर ए लीगल रेमेडी और कंपनसेशन अनलेस देयर इज आल्सो डेमोन्स्ट्रेट डैमेजेस या लॉस हो। कोई ऐसी इंजरी है जो विदाउट डैमेज हो, और ऐसा ग्राउंड आप नहीं है कि कोई भी विदाउट हार्म है उसको लेके हम किसी पर रेमेडी मांगे। ये टॉर्ट के ज़्यादातर आता है। ठीक है, वही मेन इसका जो लैटिन का है आपका, ये जो 37 है, इंजरी विदाउट डैमेज, द प्रिंसिपल ऑफ दिस मैक्सिम मे नॉट बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर ए लीगल रेमेडी और कंपनसेशन अनलेस देयर इज आल्सो डेमोस्ट्रेट लॉस या डैमेजेस हुआ हो। 38 हमारा है लेक्स कोसी, द लॉ ऑफ प्लेस। अब हम किसी कंट्री में जाते हैं तो उसका रूल को भी मालूम होना चाहिए। मान लो सपोज इंडिया में कोई चीज़ इलीगल नहीं, कोई चीज़ मतलब लीगल है, और किसी दूसरे देश में जाएंगे वो चीज़ वहाँ पे इलीगल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नो अबाउट द रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, द लॉ ऑफ द प्लेस, उस प्लेस में जो लॉ है उसको मालूम होना चाहिए। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि हमारे देश में लीगल ये है। मान लीजिए सपोज डेट कुछ कंट्री में है, सपोज डेट फिलीपींस में प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल, बट यहाँ पे इलीगल है। कोई वियतनाम या फिलीपींस का बंदा यहाँ आके और प्रोस्टिट्यूट का काम करने लगे तो इलीगल है ना। मस्ट बी नो अबाउट द रूल डेट द प्लेस। अब माने किसी स्टेट की बात है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो कैसे शायद बियर या दारू गोवा वगैरह में अलाउ है, बट यहाँ नहीं अलाउ है पब्लिक प्लेस पर पीने के लिए। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि वी डोंट नो अबाउट द रूल ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। यू शुड बी नो बिफोर गोइंग टू दैट प्लेस। हमारा 39 लोकस स्टैंडी, प्लेस ऑफ स्टैंडिंग बोलते हैं। 39 का क्या है? लोकस स्टैंडी। इसका लिटरल मीनिंग है प्लेस ऑफ स्टैंडिंग। लोकस स्टैंडी रिफर्स टू द लीगल स्टैंडिंग या द राइट ऑफ द ब्रिंगिंग ए पर्टिकुलर लीगल क्लेम और एक्शन बिफोर ए कोर्ट। आपके पास लोकस स्टैंडिंग मतलब होता है कि लीगल राइट है किसी भी एक्शन बिफोर कोर्ट में क्लेम करने के लिए। इसके बाद 40 है हमारा फैक्टम प्रोबेन, रिलेवेंट फैक्ट या प्रूफिंग फैक्ट। ऐसे नाम से मालूम है फैक्ट में फैक्ट, प्रूविंग फैक्ट। ठीक है, पहली बात तो लैटिन मैक्स में कुछ ऐसे वर्ड हो जो आप 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप उसमें ग्रैब कर सकते हो, पकड़ सकते हो कि ये मिलता जुलता मीनिंग है। अब जैसे फैक्टम है तो आपका फैक्ट से मतलब है, प्रूविंग मीन्स प्रूविंग फैक्ट, इसकी लिटरल मीनिंग है। ठीक है, मेंस रिया मीन गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। 42 है ऑनस ऑपरेंडिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। ऑनस ऑपरेंडिंग मीन बर्डन ऑफ प्रूफ मोस्टली प्लेंटिफ पे होती है, पर कुछ केसों में डिफेंस भी होती है। ठीक है, मैंडेमस ये रिट है। ठीक, रिट ऑफ कमांड इश्यू बाय ए हायर कोर्ट टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, ये भी हमारा रिट्स है, ये तो मालूम ही होगा। मलाइस इन लॉ, इंटेंडिंग टू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ। ऐसा कोई फैक्ट या कोई लॉ जो अगेंस्ट द मतलब लॉ हो। मलाइस मीन होता है मिलावट करना एक तरीके से, मतलब इंटेंडिंग कोई भी एक्शन ऐसा है जो है इंटेंशन है और रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं जो अगेंस्ट लॉ हो। 45 कोवारंटो, शायद पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब इसमें लेजिटिमेसी को चैलेंज करते हैं। 46 है पर्सोना नॉन ग्रांटा, पर्सन नॉन वांटेड। पर्सोना नॉन ग्रांटा मतलब पर्सन नॉट वांटेड या अनवेलकम पर्सन। इसका जो प्रिंसिपल है कि इसका जो लैटिन का है वो इज नॉट वेलकम और एनी और इज अनएक्सेप्टेबल इन ए पर्टिकुलर कंट्री। ठीक,
मतलब कोई पर्सन मीन पर्सोना मीन पर्सन, नॉन मीन नॉट, ग्रेंटा मीन वांटेड, लिटरिंग मीनिंग मिल रही है। ठीक है, इसके बाद 47 हमारा है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए। ठीक है, यूथानेशिया, यूथानेशिया यूथानेशिया मीन्स होता है इच्छा मृत्यु। द प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग द लाइफ ऑफ ए पेशेंट टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। कोई कैसे कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति है तो हम इच्छा मृत्यु डिमांड कर सकते हैं प्रेसिडेंट से, तो इसका ये मतलब इच्छा मृत्यु, इसका 47 का इच्छा मृत्यु। अपनी जो मिजरेबल कंडीशन है, बहुत ही पेन हो रहा है और हम चाहते हैं कि हम मतलब मेरी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे तो कर नहीं सकते हो, फर्स्ट परमिशन किससे, प्रेसिडेंट से लेनी पड़ेगी इच्छा मृत्यु के लिए, क्योंकि सुसाइड करना इट्स ए इलीगल। 48 कैविट इंप्यूटर, एवरीबडी नो अबाउट हु इज द स्टूडेंट ऑफ BA LLB के होंगे। कैविट इंप्यूटर मीन होता है लेट्स द बायर अवेयर। कोई भी बायर है वो किसी भी चीज को, किसी भी थिंग्स को परचेज करने से पहले शुड बी नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग द पर्टिकुलर आइटम्स, उसके पर्टिकुलर आइटम्स से पहले उसका वो है कि बाद में ये नहीं कर सकते कि हमें जानते नहीं। कोई भी बायर है वो अवेयर होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। एक्स पार्टी वन साइड, कोई पार्टी नहीं आ रही है तो दूसरे पार्टी को केस डिसाइडेड कर देते हैं, एक्स पार्टी कर देते हैं। 50 हमारा है रेस इप्सा लिक्वेटर, द थिंग्स स्पीक बाय इटसेल्फ। मीनिंग मालूम है, रेस इप्सा लिक्वेटर, द थिंग्स स्पीक बाय इटसेल्फ। नेग्लिजेंस बेस पे ज्यादातर लगता है, मोस्टली लगता है एक्सीडेंट पे, मोटर व्हीकल एक्ट में। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं जो इटसेल्फ वो कर देते हैं, मतलब बता देते हैं कि ये क्या है। अब सपोज जैसे कोई एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में कोई भी ड्राइवर को सब नेग्लिजेंस तो नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट हैपन हो गया है तो वो ड्राइवर की नेग्लिजेंस तो नहीं है, इसमें जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। ये चीजें ज्यादा मेजर की जाती है, द थिंग्स स्पीक बाय इटसेल्फ। 51 जो 51 लैटिन मैक्सिम, ignorantia juris non excusat, ignorance of law excuse no one। 51 का है, इसका जो लिटरल मीनिंग है ignorance of law excuse no one। जरूरी नहीं कि उस लॉ को आपको मालूम नहीं है और तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। कोई भी इग्नोरेंस ऑफ लॉ को इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सक्यूज का राइट नहीं है। 52 है लेक्स नॉन ए रेज इस्ट वायलेंडा, द लॉ मस्ट नॉट बी वायलेट इवन बाय द किंग। लॉ सबके लिए होगा चाहे कोई किंग ही क्यों ना, कोई रूल्स मेक कर रहा है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल अप्लाई होगा। जरूरी नहीं कि किंग है या वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, मतलब इक्वालिटी सबके लिए बराबर है। 53 है इंटरेस्ट रिपब्लिक उड सिट फिनिश लिटियम। इट, इसका लिटरल मीनिंग है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी इन टू लिटिगेशन। किसी भी स्टेट, इसका मतलब है कि कोई भी स्टेट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी लॉ, उसका मेन हमारा जो पर्टिकुलर पर्पस यही होता है कि इस लिटिगेशन को बंद करना, लिटिगेशन को समाप्त करना, कि दोनों पार्टियों में कोई भी हो उसको लिटिगेशन आगे नहीं फॉरवर्ड करता। सपोज डैट एक एग्जांपल लेते हैं इसका, डाइवोर्स का केस। कोर्ट का फर्स्ट प्रिंसिपल, जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी का घर ना टूटे, जो लिटिगेशन है इसको बंद किया जाए, तभी 6 महीने का टाइम देते हैं कि कुछ गलतफहमी एक दूसरे से हो, वो बैठ के अपना कंप्रोमाइज करो, दोनों पार्टियों को समझाती हैं। तो हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या टू कह सकते हैं कि इट्स अ प्रिंसिपल टू प्रिवेंट द लिटिगेशन को प्रिवेंट करती है। 54 है मोडस ऑपरेंडी, ये तो लिटरी हर केस में मोडस ऑपरेंडी करने का तरीका, मोडस मीन ऑपरेंडी मीन होता है करने का तरीका। कैसे कुछ केस ऐसे होते हैं 4-5 केस, मान लो एक ही साइकिल पे मारा गया, मतलब एक ही तरीके से मारा गया होगा, तो मोडस ऑपरेंडी क्या है कि इस केस मर्डर केस में ऐसे हुआ था, दूसरे केस में भी ऐसा ही हुआ है, तो चांसेस ऑफ क्राइम क्या हो जाता है कि किसी एक पर्सन ने किया हो,
तो मोडस ऑफ ऑपरेंडिंग मतलब करने का तरीका। फिर है इसके बाद एनिमस पोसिडेंडी, इंटेंशन टू पोजेस। इंटेंशन टू पोजेस को एक दूसरा वर्ड कर सकते हैं कि इंटेंटेड टू पोसेस या इंटेंटेड टू ऑक्यूपाई। ये प्रॉपर्टी केस में मोस्टली यूज करते हैं। 50 जो 5 है हमारा लैटिन वर्ड एनिमस पोसिडेंडी, विलिंग पूर्वक कोई भी एक प्रॉपर्टी को कैप्चर करना या प्रोसेसिंग करना। इसका प्रिंसिपल हमारा यही है लैटिन मैक्सिम का कि रेफर टू द मेंटल स्टेट या इंटेंशनली ऑफ ए पर्सन इन रिलेशन टू प्रोसेसिंग और ऑक्यूपाइंग ए प्रॉपर्टी। भैया थैंक यू, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। आज थोड़ा सा फीवर भी था इसलिए ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, पर ये जो 55 या लगभग 50 है, इसमें से कम 6 to 10 के बीच में एग्ज़ाम में जो LLB वालों के हैं एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। जो हमने प्रीवियस पेपर थोड़ा सा स्टडी किया था उसमें कम से कम 8 से 10 लैटिन मैक्सिम पूछे गए थे। इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही हमने इसमें लिया है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड